नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो इससे पहले एक चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पिछली क्लास में। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी अवश्य देख ले। आज हमको जो देखना है वो देखेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र। ये चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी और अदर बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा जो अदर बोर्ड होंगे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो सब में एनसीईआरटी एक ही है आपकी। तो पॉलिटिकल साइंस की ये आपकी बुक में इसमें आप करा रहा हूं पार्ट 1। तो पार्ट 1 में 7 चैप्टर दिए गए हैं और उनमें से एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डेली आपको एक क्लास इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर 7 दिन में आपका जो पार्ट 1 है, बुक नंबर 1, ये आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। दूसरी बुक में 8 चैप्टर हैं और 8 दिन में वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी कि लगभग मान लो कि आपका 7 से 8 फरवरी तक आपका मैं इसमें कंप्लीट इसके पोर्शन करा दूंगा, दोनों के दोनों आपको। और 1 घंटे की क्लास रहेगी और 1 ही घंटे में कंप्लीट चैप्टर पूरा करना है। दूसरी बात, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग ये मान के चलो कि आपका 80 क्वेश्चन जो है 80 नंबर का पेपर होगा। और ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं यहां से आपको लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 75 से 70 से 75 नंबर का पेपर आपका यहीं से मिलना है। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि मैंने आपका जितने भी चैप्टर लिए हैं, जो 15 चैप्टर दिए गए सिलेबस में, न्यू सिलेबस के अनुसार 15 के 15 चैप्टरों को इसमें कंप्लीट करा रहा हूं और प्रत्येक टॉपिक से आपका इसमें मैं इसको हल करा रहा हूं इसमें, या इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहां पर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के दोनों पार्ट में कंप्लीट इसमें कराने वाला हूं। 15 के 15 चैप्टर और एक क्लास 1 घंटे की रहेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा। तो आपको एक जो है सलाह है मेरी कि आप जो है इन वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लें, ताकि एग्जाम में आपके याद आ जाएं। क्योंकि देखिए, देखकर देखकर और पढ़कर जल्दी याद आती है चीजें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से कुछ सन वगैरह आएंगे, कुछ देशों के नाम हैं। उसके लिए आप क्या करें कि एक नोट्स पेज बना लें, एक पेज बना लें, एक पेज पर ही सारे आपके नाम, उसके नोट्स वगैरह जो है नाम वगैरह उसमें लिख लें, जो मेन मेन नाम हैं उनको लिख लें। और इसके अलावा जो सन दिए गए हैं, जो सन दिए गए हैं, तो उनको भी आप जरूर इसमें उतार लें, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है भाई दफा तुम्हारे याद ना रहे। तो कम से कम जब एक बार 2 बार आप उनको लिख लोगे तो आसानी से तुम्हारे याद रहेंगे। ठीक है, और अच्छे नंबर तुम्हारे एग्जाम में इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे 4 टॉपिक दिए गए हैं। एक है यूरोपीय संघ, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। एक शक्ति, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव वाला ये संगठित क्षेत्र है, तो इसके बारे में कंप्लीट बात हम बिल्कुल करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें ब्रिक्स। तो दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का एक ये समूह है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये, जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, इसको पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, नए राष्ट्रों का उदय, इनके भारत और उसके आसपास के जो देश हैं या यूरोप के आसपास के जो देश हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि भारत है, चीन है, इसके अलावा और भी जो पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, जो आज एक बहुत जो है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर जितना भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं आपके चैप्टर, जो आपका सत्ता के समकालीन केंद्र, जो चैप्टर नंबर 2 है, सारे टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं। बस थोड़ा सा इसमें मैं आपको जो है क्या कर रहा कि एक तरह से समरी के रूप में इसमें आपको कराऊंगा, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। और उसके बारे में फिर डिटेल से भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अध्याय नंबर 2 है, नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो विश्व राजनीति में 1990 के दशक के प्रारंभिक दौर में द्विपक्षीय व्यवस्था का अंत हो गया। यानी कि आपका जो था 1990 के आसपास में क्या हुआ, जो शीत युद्ध चल रहा था वो एक तरह से बंद हो गया, या द्विपक्षीय जो व्यवस्था थी एक अमेरिका और एक रूस की या यूएसएसआर की, उसका अंत हो चुका था। उसके पश्चात आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ। यानी कि इनके बाद कुछ ऐसे देश हैं जो नए नए देश उभर कर आए और आज वे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, चीन को है, भारत है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो शीत युद्ध के बाद उभर कर ऊपर आए हैं। ठीक है, और शीत युद्ध के बाद ही आपका रूस का भी गठन हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे देश आए हैं जो एक तरह से एक जो है बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक है जी, चलिए
इसके बाद बात करें, इन केंद्रों में यूरोप में यूरोपीय संघ है और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, बहुत तेजी से इनका विकास हुआ है। तो इनके बारे में एक बार जो है डिटेल से देखेंगे। जिन्होंने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अमेरिकी वर्चस्व को एक सीमा तक सीमित किया है, यानी कि कुल मिलाकर जो अमेरिका का वर्चस्व रहा 1991 से 2010 के आसपास तक, इसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया है किन्होंने, यूरोपीय संघ ने, और दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है उसके द्वारा, जिसे आपका एशियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें, चीन की अर्थव्यवस्था के उदय ने भी विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर हम और इसमें लिखना चाहें तो भारत भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके अलावा जापान है, दक्षिण अमेरिका है। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही है और आज पूरी दुनिया में इनकी एक अलग ही पहचान ये देश बना चुके हैं। तो सत्ता के नए केंद्र एक बहु ध्रुवीय विश्व की कहानी, यानी कि इसमें आपका एक ध्रुवीय नहीं रहा, अब क्या कि विश्व अब जब बन चुका है बहु ध्रुवीय, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा ताकतवर देश या एक से ज्यादा शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए हों, उसे कहा जाएगा बहु ध्रुवीयता विश्व। जैसे आप देख सकते हैं ये चाइना है, यहाँ पर ये चाइना है, इसके नीचे अगर बात करें तो ये भारत है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखोगे ये देश, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं सारे भाई। इनमें तुम्हारा इंडोनेशिया आ जाएगा, म्यांमार आएगा, आपका थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, मलेशिया है, सिंगापुर है। तो ये सारे देश जो हैं इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है। और यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ में ये पूरे जो देश यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला सिस्टम ही सारा, इसमें जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सारे देश जो हैं ये यूरोपियन संघ में शामिल हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अमेरिका है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को जो है यहाँ पर आपको ब्राजील मिल जाएगा देखने को। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये नीचे ऑस्ट्रेलिया। कई बार मैप से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो मैप से भी इसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का। तो इसीलिए मैंने आपका जो है इसमें मैप भी दिखाने का प्रयास किया है। ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहां पर देखोगे तो ये ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसी को लेकर वर्तमान में अमेरिका और डेनमार्क के बीच विवाद हो गया, क्योंकि अमेरिका की संसद ने इसको जो है अपने अधिकार क्षेत्र में एक बिल पारित किया है, एक बिल पास किया है कि भाई ग्रीनलैंड जो है अमेरिका का भाग है। तो जबकि वर्तमान में इस पर किसका कब्जा है? डेनमार्क। और डेनमार्क एक यहाँ पर छोटा सा देश है, यहाँ पर अब यहाँ पर एक छोटा सा देश है डेनमार्क, उसका इस पर अधिकार है, जबकि अमेरिका अब इस पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात करें हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये मेडागास्कर देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये सारे ये सब इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है। जापान की बात करूं तो जापान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पर जापान है। और उत्तरी कोरिया की बात करें तो ये उत्तरी कोरिया, और उसके नीचे यहाँ पर दक्षिण कोरिया है चीन के पास में। तो ये देश है। अब बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान ये रहा भारत के ऊपर, और सॉरी भारत के पश्चिम में। और ऊपर बात करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर नेपाल आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा भूटान। और रूस की बात करें तो रूस का ये सारा क्षेत्रफल यहाँ से लेकर ये पूरा देश जो है ये सारा ये रूस है भाई सब, ये पूरा एरिया रूस का है, ये सारा एरिया जो है रूस का है, रूस का है। ठीक है, चलिए जी तो आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ देखेंगे सबसे पहले, जो हमारा टॉपिक दिया गया यूरोपीय संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों के सामने आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण जैसी अनेक समस्याएं सामने आई, जिनके माध्यम से या जिनके समाधान के लिए इन देशों के नेता आपसी संबंधों को सकारात्मक सहयोग के सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर पुनः परिभाषित करने की दिशा में अग्रसर हुए। उसी को यूरोपीय संघ कहा जाता है। यूरोपीय संघ का मतलब है कि यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के देश जो हैं, उन्होंने जो एक आपका संगठन बनाया, उसी को यूरोपीय संघ कहा गया, उसी को यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय देशों में आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अगर हम बात करें तो 1945 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के पश्चात शीत युद्ध ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि शीत युद्ध जो चला 1945 से लेकर 1991 तक चला, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ। इसके बारे में पिछली क्लास में हम बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी जरूर देख लो। ठीक है भाई, चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए, एक ध्रुवीय विश्व का अंत हो चुका और नए दावेदारों का उदय हुआ।
कौन कौन से दावेदारों का उदय हुआ है उनके बारे में मैंने आपको मैप में इसमें दिखाने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया है। देखिए शीत युद्ध के बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया कुछ समय के लिए अमेरिकी वर्चस्व के तहत एक ध्रुवीय हो गई थी, यानी कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिका का ही वर्चस्व रह गया था। केवल यूएसए ही आपका इस समय क्या रहा, एक ध्रुवीय के रूप में जाना जाता था, यानी कि कुल मिलाकर पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो देश था वो अमेरिका था। इसके बाद यहां पर देखते हैं वर्चस्व को चुनौती किसने दी, तो 21वीं शताब्दी की शुरुआत से अमेरिकी शक्ति को आर्थिक और राजनीतिक रूप से चुनौती मिलने लगी। किसके द्वारा, वो आपका चाइना है, रूस है, भारत है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। पीछे भी इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास की ओर जा रही है, विकसित हो रही है, जिस कारण अमेरिका को इनसे टक्कर मिल रही है। इसीलिए आज देख रहे हैं आप, ट्रंप जो है प्रत्येक देशों पर जो है लगभग बढ़ा चढ़ाकर टैरिफ लगा रहा है। वो इसीलिए लगा रहा है क्योंकि जो ना अभी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहा जितना 1990 के दशक में रहा था। इसके बाद नए शक्ति के केंद्रों का उदय हुआ। इसके बदलते परिवेश में विभिन्न देशों और संगठनों ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू किया, जिससे एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे देशों का प्रभाव हो। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए सबसे पहले दिखाया गया भाई 1945 से लेकर 1991 तक विश्व क्या था, द्विध्रुवीय विश्व था। द्विध्रुवीयता का अंत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि कुल मिलाकर यूएसएसआर का इसमें विघटन हो गया, जिस कारण फिर बाद में कौन रहा सत्ता में, यूएसए रहा। 1991 से 2001 तक अमेरिका का वर्चस्व रहा पूरी दुनिया में। इसी को कहा जाता है एक ध्रुवीय सन या एक ध्रुवीय विश्व। इसके बाद क्या हुआ 2001 से और अब तक अगर हम देखें 2026 तक, तो इसमें क्या हुआ कि यूएसए तो है ही शक्तिशाली, चलो इसके बाद ईयू यानी कि यूरोपीय संघ, इसके अलावा चाइना आ चुका है। चाइना के बाद यहां पर देख सकते हैं आप ये ब्रिक्स के देश हैं, यानी कि इसमें इंडिया भी आ जाएगा, आपका रशिया आ जाएगा। इसके साथ साथ एशियन मतलब के दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं ये इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आ चुके हैं। तो आज जो है पूरे विश्व में कोई एक दावेदार नहीं है। शक्तिशाली होने के दावे सभी देश कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 देश या 7 से 8 देश ऐसे हैं, जैसे रूस है, अमेरिका है, इसके अलावा जापान भी एक जो है बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, चाइना है, भारत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राजील है, ब्राजील के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो आज के समय बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और बहुत तेजी से इनका विकास हो रहा है। तो विश्व जो है अब फिलहाल कहें बहुध्रुवीय विश्व हो चुका है। तो बहुध्रुवीय विश्व कैसे कहेंगे, आपकी समझ में आ चुका होगा। तो एक ध्रुवीय जब एक देश यानी कि अमेरिका का वर्चस्व रहा, द्विध्रुवीय जब रूस यानी कि यूएसएसआर और यूएसए यानी कि अमेरिका दोनों का जो है वर्चस्व रहा, और बहुध्रुवीय जो अब फिलहाल चल रहा है जिसमें एक से ज्यादा यानी कि 2 से भी ज्यादा देश जो है शक्तिशाली हो चुके हैं, उसे कहा जाएगा बहुध्रुवीय विश्व। चलिए जी, अब देखेंगे यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस योजना के अंतर्गत ही वर्ष 1948, ये सन आपको याद रखना है, वर्ष 1948 में भाई, वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपीय इकोनॉमी कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है, यूरोपीय संघ को, की स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जो पश्चिमी देशों के देश थे उनको अमेरिका ने क्या करा, सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी स्थापित किया गया था। नाटो के नाम से एक संगठन बनाया गया था अमेरिका के द्वारा रूस को या यूएसएसआर को रोकने के लिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। और यूएसएसआर के द्वारा भी एक संगठन बनाया गया था फिर इसी तरह से वर्षा के नाम से, ठीक है। तो ये 2 संगठन आपके पिछले चैप्टर में हमने देखे थे। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग करना प्रारंभ किया। यानी कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, इसके अलावा पुर्तगाल है, स्पेन है, इन सारे यूरोपीय देशों ने क्या किया, एक दूसरे को व्यापार में सहयोग किया ताकि इनका विकास हो सके। इसके बाद राजनीतिक सहयोग के रूप या दिशा में वर्ष 1949 में यूरोपीय परिषद
का गठन किया गया। तो एक साल बाद यूरोपीय परिषद बनाई गई। भाई 1948 में तो आपका क्या बनाया गया, यूरोपीय संघ बनाया गया, और 1949 में यूरोपीय परिषद का भी गठन कर लिया गया, तथा वर्ष 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की भी स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के गठन की इस प्रक्रिया ने यूरोपीय परिषद के गठन के पश्चात राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यूरोपीय संघ क्या हुआ, एक तरह से राजनीतिक संगठन बन गया। तो ये तीनों सन आपको याद रखने हैं। 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का की स्थापना की गई, 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई, और 1957 यानी कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई थी। इन तीनों को आप जो है अलग पेज पर भी लिख सकते हैं, इनके नाम और इनके सन, ताकि एग्जाम में आपके जो है ये लिखे हुए याद आ जाएं। अब बात करेंगे युद्ध की राख से एक आर्थिक महाशक्ति और यूरोपीय संघ की कहानी के यूरोपीय संघ किस तरह से जो है विकसित हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। बात करें 1957 की, तो 1957 में रोम की संधि हुई और इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1992 की अगर बात करें तो मोस्ट्रिच की संधि हुई और ये यूरोपीय संघ की स्थापना मानी जाती है यहां से। इसके बाद 2002 में क्या हुआ कि यूरो चलन हुआ, एक साझा मुद्रा की शुरुआत, यानी कि यूरो के नाम से एक मुद्रा बनाई इन सभी देशों ने। देखो ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये नीचे आपका यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये इटली का क्षेत्र है, बात करें ये आपका इंग्लैंड है, यहाँ पर बात करोगे फ्रांस है, इसी के पास में यहाँ पे जर्मनी है। तो इन सब ने मिलकर क्या करा, इन सभी देशों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसे कहा गया यूरोपीय संघ। तो ये सारे देश जो है इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 2004 से 2007 पूर्वी यूरोप के देशों का प्रवेश भी इसमें देखने को मिलता है, यानी कि पूर्व के क्षेत्र के जो देश हैं, जो आपका किससे 1991 में जो सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे, वे भी इसमें शामिल होने लगे, उन्होंने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। 2020 में ब्रेकिट्स यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संघ से बाहर, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी कि इंग्लैंड भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लैंड जो है 2020 में इस संघ से बाहर हो चुका है फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद यूरोपीय संघ का झंडे की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सोलों के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता, एकजुटता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो 12 सोने के सितारे इसमें है भाई, जो यूरोपीय झंडा जो है इसमें 12 सोने के सितारे हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने हैं? 12 सोने के सितारे, मतलब के तारे हैं, 12 सितारे हैं, ये आपको याद रखना है इसमें। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गठन की प्रक्रिया को गति मिली, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद यूरोपीय संघ के गठन को तेजी मिली, गति मिल गई, और 1992 में इसका गठन हो चुका था। तो ये याद रखना आपको भाई, यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो हुआ कब हुआ? 1992 में। यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ ये 1992 में हुआ है। तो 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, यानी कि ईयू का जो गठन हुआ वो 1992 में हुआ। ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना के समान विदेश एवं सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के लिए नीति बनाना आसान हो गया। यानी कि आपका विदेश नीति से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित और आंतरिक मामलों तथा न्याय प्रक्रिया से संबंधित जो मुद्दे थे, उन सब पर इन देशों ने आपस में क्या किया? एक दूसरे के साथ में सहयोग किया या सहमति बनाई। एक लंबे समय के पश्चात बने यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप ले लिया। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा, यानी कि यूरो इन सभी देशों की मुद्रा है। अलग से झंडा बना, मैंने आपको बताया कि 12 सोने के सितारों वाला इसका झंडा है। राष्ट्रगान अपना जो है इन लोगों ने लिखा, अलग ही गान बनाया, और स्थापना दिवस भी ये लोग जो है मनाते हैं अपना। तो हालांकि यूरोपीय संघ को अपना संविधान बनाने के प्रयास में सफलता, यानी कि ये अपना संविधान नहीं बना पाए। देखो इन लोगों ने क्या किया, अपना मुद्रा बना ली इन्होंने अपनी यूरो, इसके अलावा झंडा बना लिया, गान बना लिया, और स्थापना दिवस भी मनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक अलग संविधान नहीं बना पाए। ये सभी देशों के लिए एक संविधान का निर्माण ये नहीं कर पाए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अन्य देशों के साथ संबंध के मामले में यूरोपीय संघ ने साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति अपनाई।
तथा नए सदस्यों को शामिल कर संघ के सहयोग के क्षेत्र में विस्तार किया। यानी कि कुल मिलाकर जो यूरोपीय संघ था इसमें निरंतर विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश अब शामिल हो चुके हैं। पूर्वी यूरोप, इसमें पहले पश्चिमी यूरोप के देश थे, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक याद रखना आपको कि 2020 में इसमें से इंग्लैंड बाहर हो चुका है, यानी कि यूके बाहर हो चुका है। नए सदस्यों में सोवियत संघ के विघटन से अलग हुए पूर्वी यूरोप के देश प्रमुख हैं। हालांकि इन प्रक्रिया में यूरोपीय संघ की भूमिका एवं इन देशों की स्थिति को लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। तो जो सोवियत संघ से टूटकर अलग देश हुए थे, 15 देश हुए, उनमें से कुछ देश आपके यूरोपीय संघ में आके शामिल हो चुके हैं। चलिए जी, अब देखेंगे एक साझा बाजार, एक साझा मुद्रा और एक साझा पहचान की हम बात करेंगे। तो ईयू, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ ने क्या किया, एक साझा बाजार का निर्माण किया। भाई जब सारे देश एक जगह आकर मिल गए तो जो है तो इन लोगों ने क्या किया, एक साझा बाजार का निर्माण किया और एक मुद्रा बना ली अपनी, कौन सी, यूरो जो है मुद्रा बना ली, और एक साझा पहचान, यानी कि एक अलग से पहचान बनाई इन लोगों ने अपनी। ठीक है, तो कहीं के क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्रों में बनाई उसके बारे में बात करें। देखो, आर्थिक शक्ति के रूप में तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका और चीन के साथ वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कौन भाई, यूरोपीय संघ की इकोनॉमी। इसके अलावा यूरो डॉलर के लिए एक वैश्विक चुनौती है। यूरो जो है डॉलर के लिए एक वैश्विक चुनौती है, और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो $1 के बराबर आपका 17 ट्रिलियन डॉलर की जो है, 17 ट्रिलियन डॉलर की इसकी क्या है, इकोनॉमी हो चुकी है, किसकी, यूरोपीय संघ की। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजनीतिक एवं राजनयिक प्रभाव की बात करें, साझा विदेश तथा सुरक्षा नीति, मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन इसके द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर हम बात करें, इन यूरोपीय संघ के देशों में से एक ऐसा देश है जो फ्रांस है, इसको जो है ये आपका परमानेंट मेंबर है सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है उसमें परमानेंट मेंबर है 5 में से। दूसरी बात करें तो ये लोग जो है क्या करते हैं, साझा विदेशी व्यापार, इसके अलावा सुरक्षा नीति और मानवाधिकार तथा पर्यावरण जैसे मुद्दों पर एक साथ या एक मंच पर या एक आवाज में या एक सुर में बोलते हैं। इसके बाद सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संयुक्त सेना अगर बात करें तो किसकी है, यूरोपीय संघ की है भाई। सदस्य देशों का कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं। तो इन यूरोपीय संघ के देशों में से एक ऐसा देश भी है फ्रांस, जिसके पास परमाणु हथियार भी है, और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना अगर बात करें तो इन्हीं की है। किसकी भाई, यूरोपीय संघ की। तो ऐसा कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है आपकी 21वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या रहेगा, बात करेंगे यूरोपीय संघ के प्रभाव की। तो यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक एवं सैन्य शक्ति के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है, और इसने निम्नलिखित तथ्यों को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, नंबर 1 पर लिखोगे आप, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था वर्ष 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, और इसका सकल घरेलू उत्पादन की अगर हम बात करें तो 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक हो चुका है, जो अमेरिका की जीडीपी के लगभग है। यानी कि जो अमेरिका की जीडीपी है लगभग उसके बराबर है। इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी है, क्योंकि बहुत सारे देशों के द्वारा यूरो का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह डॉलर के करते हैं, और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक हो चुकी है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका से 3 गुना पूरे विश्व में अगर बात करें इसकी हिस्सेदारी की, व्यापार की, तो अमेरिका के व्यापार से भी 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इसके बाद यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। इसके अतिरिक्त यह विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा एक विशेष समूह के रूप में कार्य करता है। तो यूरोपीय संघ जो है ये आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं, केवल जो आर्थिक भाई, ये केवल ऐसा नहीं कि आर्थिक शक्ति के रूप में, बल्कि एशिया अफ्रीका के देशों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन देशों को जो पैसा देता है वहां पर काम करवाते हैं। क्योंकि अफ्रीका में और एशिया में कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, तो उनकी मदद भी करता है कौन, यूरोपीय संघ। विश्व व्यापार संगठन में भी इसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, और जैसे संगठनों में भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है जो यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसके अतिरिक्त संघ के कई अन्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि बार बार चुन लिए जाते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी
5 स्थायी मेंबर होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर, और 10 मेंबर जो होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल बाद जो है ये रिटायर होते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो फ्रांस तो परमानेंट का है, लेकिन अन्य देश भी ऐसे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक देश जो है हमेशा अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल रहता है। भारत भी कई बार बन चुका है। इसका एक उदाहरण हाल ही के दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करना है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर यूरोपीय संघ ने सैनिक शक्ति का उपयोग किया है। देखिए, पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए क्या किया है, यूरोपीय संघ ने सैनिक शक्ति का भी उपयोग किया है। करने के स्थान पर सैनिक शक्ति का उपयोग करने के स्थान पर कूटनीतिक और आर्थिक निवेश तथा बातचीत जैसे प्रभावकारी रणनीति को अपनाया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ईरान को रोकने के लिए, अमेरिका को रोकने के लिए, या चाइना को रोकने के लिए, या मानवाधिकारों को, यानी कि चाइना में जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था और पर्यावरण का विनाश किया जा रहा था, तो ऐसे मुद्दों पर इसने बातचीत करके ही उस समस्या को हल किया है। तो ये इसके प्रभाव देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया, अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया इसने। इसके बाद कह सकते हैं कि चीन में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसको, और पर्यावरण के विनाश के मुद्दों पर भी इसने बातचीत के माध्यम से ही उस समस्या का समाधान किया है। चलिए जी, अब इसकी सीमाएं देख लेते। प्रभाव तो देख लिया, अब इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिट क्या है यूरोपीय संघ की। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह बात बिल्कुल सही है, किंतु इसके सदस्य देशों की स्वयं की विदेश और रक्षा नीति होने के कारण कई अवसरों पर एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक कमी है, एक इसकी सीमा है कि एक दूसरे के खिलाफ ये देश हो जाते हैं। जैसे इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे कि भाई यह है अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया, जबकि इंग्लैंड उसके साथ था अमेरिका के, और जबकि जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो ये दोनों अलग थे। तो कुल मिलाकर इनके जो है मेंबरों में आपस में कई बार विवाद भी देखने को मिलता है। ये भी एक इसकी कमी कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में शामिल थे, यानी कि अमेरिका के सपोर्टर थे। यूरोप के कुछ भागों में यूरो मुद्रा लागू किए जाने को लेकर भी कई देशों के बीच में मतभेद था, जिसके कारण ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ जो है कुछ देश ऐसे हैं जो, क्योंकि देखो ब्रिटेन में चलता है पाउंड, ठीक है, और इन्होंने अपनाया क्या, यूरो। तो वो पाउंड को जो है ब्रिटेन जो है वो पाउंड को थोपना चाहता था इन पर, जबकि जो है यूरोपीय संघ ने क्या चलाया, यूरो नाम से मुद्रा चलाई। तो इस बात को लेकर भी विवाद, इनके मुद्रा को लेकर भी विवाद है, अमेरिका को लेकर भी विवाद है, एक दूसरे देशों पर हमले करने को लेकर भी विवाद कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त डेनमार्क और स्वीडन ने भी मॉन्ट्रियल संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया है। यानी कि डेनमार्क देश है और स्वीडन देश है, इन्होंने भी यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। वे भी अपने देशों की अलग अलग मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ में के विदेशी और रक्षा संबंधित मुद्दों का कार्य प्रभावित या सीमित है, कार्य प्रभाव सीमित है। तो इसकी हमने आपके प्रभाव भी देखे, इसके अलावा इसकी सीमाएं भी देख ली, और यूरोपीय संघ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आसियान के बारे में, जो दूसरा बड़ा संगठन है वो है आपका जो है आसियान। आसियान शैली टकराव नहीं सहयोग की रहा। इसमें अगर बात करें स्थापना की इसकी हम भाई, तो 1967 ईस्वी में बैंकॉक के घोषणा पत्र के माध्यम से, बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ना आप, ये ठीक है। इसके बाद यहां से ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र म्यांमार का है, ये क्षेत्र सारा म्यांमार का है, और ये आपका यहाँ पर थाईलैंड आ जाता है। फिर ये थाईलैंड है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये वियतनाम है, यहाँ पर बात करोगे आपका कंबोडिया है, ठीक है, लाओस है, ये नीचे देखोगे आप मलेशिया है, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। यहाँ पर अगर बात करोगे तो ताइवान आ जाएगा आपका, सॉरी फिलीपींस आ जाएगा। इसके यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ये आपका ताइवान आ जाएगा। तो ये जो देश हैं ये भारत के पूर्वी देश हैं, सारे भारत के पूर्व में सारे ये देश स्थित हैं। ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश ही कहे जा सकते हैं, और भारत के पूर्व में स्थित हैं भाई ये, ठीक है। चलिए जी, उद्देश्य क्या था इनका, तो इनका स्थापना की गई 1967 में। ये डेट आपको याद रखना, सन याद रखना है, 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को तेज करना। यानी कि इन सब का जो उद्देश्य है वो है कि अपने देश का या इस क्षेत्र का तेजी से विकास करना।
यानी कि इकोनॉमी को जो है बहुत ऊपर लेकर जाना, जिसमें जा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं सिंगापुर बहुत जो है ऊपर जा चुका है, मलेशिया की भी ठीक ठाक हालत है, और आपकी इंडोनेशिया ठीक ठाक है। इसमें देखा जाए तो थाईलैंड एक संपन्न देश बन चुका है, ठीक है। कंबोडिया भी ठीक ठाक ही है, और म्यांमार में भी फिलहाल जो है सैन्य शासन चल रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो इन क्षेत्रों में जो है बहुत तेजी से इन क्षेत्रों ने विकास किया है। और ये अगर बेल्ट करें, मैं आपको बात बताऊं, ये जो पूरा बेल्ट है ना सारी, ये पूरी जो बेल्ट है, ये अफीम की खेती के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ये बेल्ट पूरी जो है अफीम की खेती के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो है नशीले पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ इस क्षेत्र में होते हैं, तो उसका व्यापार करते हैं लोग। तो आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आसियान शैली की बात करें, यह है अनौपचारिक, सहयोगात्मक और गैर टकराव वाले संवाद की एक शैली है। आसियान शैली इसको कहा गया कि भाई हमें जो है किसी भी देश का विरोध नहीं करना, ना किसी देश के साथ में युद्ध करना है, बस अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो उसे कहा गया आसियान शैली है जी। यह सदस्यों की संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर देती है कि भाई आप जो है सभी देश जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है, और ना ही एक दूसरे पर हमला करना, ना ही एक दूसरे के क्षेत्र पर कोई कब्जा करना है। तो कुल मिलाकर संप्रभुता को उनकी बनाए रखना है, तो उसका भी ये समर्थन करती है। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसी को बोला जाता है भाई आसियान या एशियान, ठीक है, इसी को आसियान कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी कि पहले एवं युद्ध के समय जापान एवं यूरोपीय देशों का उपनिवेश बना रहा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध के समय और उससे पहले, ये जो पूरा क्षेत्र था इस पर इंग्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, जापान जैसे देशों ने कब्जा कर रखा था, जिसके कारण इस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी शोषण हुआ। जिस तरह से भारत का इंग्लैंड ने किया, उसी तरह से इन देशों का भी आपका इंग्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, इसके अलावा फ्रांस और जापान जैसे देशों ने इनका बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया, इनके संसाधनों का उपयोग किया, जैसे भारत के संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड ने किया। तो इस तरह से जो है इनमें क्या हुआ कि इसी के कारण जो है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ये जो राष्ट्र थे आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। यानी कि जब तक ये गुलाम रहे दूसरे देशों के, तो इनका विकास नहीं हो पाया। यानी कि लेकिन जब ये आजाद हुए, फिर इन लोगों ने अपना विकास किया। एशिया एवं तीसरी दुनिया के क्षेत्रों देशों में एकता कायम करने की दिशा में बांडुंग सम्मेलन, याद रखना है, बांडुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे अनौपचारिक प्रयासों से भी अधिक सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये जो है इन देशों पर इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, ठीक है, पुर्तगाल का, ऐसे देशों ने कब्जा कर रखा था, और ये एंड तक भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भी इन देशों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः इन सभी कारणों को देखते हुए वर्ष 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यानी कि अपना एक समूह बनाया, अपना एक संगठन बनाया, ताकि फिर से कोई देश इन पर आकर कब्जा ना कर सके। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई कब भाई? 1967 में। ये डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1967 1967 में आसियान का गठन किया गया, जिसको कहा जाता है क्या भाई? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, यानी कि आसियान इसी को कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में, 1967 में। ये आपको याद रखना है। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, हस्ताक्षर करने वाले 5 देशों में कौन कौन से देश थे? तो भाई इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर और थाईलैंड। ये कुछ प्रमुख 5 देश थे। उसके बाद बाकी देश जो हैं बाद में शामिल हुए, किंतु बाद के वर्षों में बुर्नोई, इसके अलावा दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार के साथ साथ कंबोडिया भी इस आपके संगठन में शामिल हो गया। तो इनकी अब अगर संख्या की बात करें तो 10। अब फिलहाल जो है इनमें 10 देश शामिल हैं, लेकिन शुरुआत में 5 देश थे। ये भी आपको याद रखना। एग्जाम में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई आसियान के शुरुआती देश 5 कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में कौन कौन से शामिल हुए? बुर्नोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार के साथ साथ कंबोडिया भी इसमें शामिल हुआ था। तो कुल मिलाकर जो पीछे नक्शे में दिखाया मैंने आपको, वे सारे देश इसमें शामिल हो चुके थे। तो 10 देशों का यह समूह है भाई। चलिए जी, आसियान के उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य देख लेते हैं।
तो उद्देश्य की अगर बात करें तो आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की गति को तेज करना, यानी कि अपने आप का विकास करना, तथा इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना था। आसियान के अन्य जो है अन्य कुछ प्रमुख मुद्दे या उद्देश्य थे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास व परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि इन 10 देशों ने मिलकर आपस में एक दूसरे को सहयोग किया ताकि सभी का विकास हो सके और ये देश दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों में शासन के कानूनी स्वरूप और संयुक्त राष्ट्र के नियम आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। दूसरा इसका उद्देश्य था कि भाई कोई भी देश किसी भी अन्य देश पर हमला ना करे, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने नियम कानून बनाए हैं उन्हीं के अनुसार सब कार्य करें और एक दूसरे को सहयोग करें। ये इनका मेन उद्देश्य था। दूसरा तीसरा बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का वातावरण बनाना, यानी कि देश आपस में जो हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, ये 10 देश, ये आपस में ना लड़े, इसीलिए इन 10 के 10 देशों ने आपस में मिलकर एक संधि के माध्यम से एक संगठन का स्थापना की, जिसे आसियान कहा गया। इसी को आसियान शैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सर्व प्रमुख विशेषता राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना है, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करना। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो थाईलैंड और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा है भाई, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो आसियान अभी हाल फिलहाल की बात करें, यानी कि अभी चल रहा है जनवरी 2026 की अगर बात करें तो थाईलैंड और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है आसियान इसमें विफल हो चुका है अब फिलहाल अगर देखा जाए तो, अभी हाल फिलहाल की जो घटना है। आसियान के अंगों की बात करें, आसियान के अंग कौन कौन से हैं, तो आसियान ने अपनी स्थापना के पश्चात अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से अधिक व्यापक बनाते हुए काफी विस्तार किया, जिसके निम्नलिखित प्रकार जो है साझा किया जा सकता है। जैसे आसियान ने वर्ष 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय का गठन किया। किसका? आसियान सुरक्षा समुदाय। तो 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय का गठन किया गया। इसके अलावा आसियान आर्थिक समुदाय का गठन किया गया और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान सुरक्षा, आसियान जो है आर्थिक और आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 संगठन जो है इसने बनाए, जो 3 अंग इसके कहे जा सकते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय विवादों को बिना सैन्य संघर्ष के आपसी सहमति और बातचीत के माध्यम से हल करना, लेकिन 2026 में फैल हो चुका है। तो इसका जो उद्देश्य था, वह जो देश हैं ये 10, ये आपस में ना लड़ें, छोटे छोटे देश हैं और ये भी अगर आपस में लड़ेंगे तो कोई अन्य देश आकर इन पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया ताकि हम आपस में ना लड़ें और अपना क्षेत्र का विकास करते रहें, ताकि कोई दूसरा बाहरी देश भी आकर हम पे हमला ना करे। ठीक है जी। तो इसका जो उद्देश्य था, सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को बिना किसी सैन्य संघर्ष के आपसी सहमति और बातचीत के माध्यम से हल करना, आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई थी। कब? 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की भी इनके द्वारा स्थापना की गई। इसके अलावा आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के लिए साझा बाजार, यानी कि सभी देशों ने मिलकर अपना एक बाजार बनाया, उत्पादन आधार तैयार कर आसियान के सामाजिक आर्थिक समुदाय के विकास में सहयोग करना था। यानी कि कुल मिलाकर एक दूसरे को अपना सामान ये बेचते थे, तो उसी को कहा गया है साझा बाजार। इन 10 देशों के बीच में आपस में व्यापार होता था और इन लोगों ने जो है आपका कर मुक्त व्यापार की भी आपकी आपस में समझौते या संधि की थी, यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करना, तो उसी को कहा गया है साझा बाजार भाई। आसियान ने निवेश, श्रम व सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार, देखो मैंने कहा ना कि बिना टैक्स के व्यापार करना, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ अमेरिका और चीन ने बातचीत करने की पहल कर दी है, यानी कि अमेरिका भी और चीन भी इनके साथ में कर मुक्त व्यापार करने के लिए तैयार है, यानी कि उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जबकि भारत भी करता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो आगे बात करेंगे हम अब हम बात करेंगे 3 स्तंभों पर टिका एक समुदाय, जिसे आसियान शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आसियान के बारे में बात कर रहे हैं और आसियान की ही आपकी 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। आसियान की सुरक्षा समुदाय, देखिए सबसे पहला जो इसका संगठन मैंने आपको बताया पीछे, आपका आसियान का सुरक्षा समुदाय है। क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक न ले जाने की सहमति, शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था। दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय, ये एक साझा बाजार और उत्पादन आधार बढ़ाना
या बनाना और मुक्त व्यापार क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक एकीकरण करना, ये दूसरा उद्देश्य था इसका, दूसरा संगठन था या दूसरा अंग था। तो 3 अंग है इसके। और तीसरा था आपका आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो आसियान का विजन 2020 में जो रखा गया वो रखा गया था अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। यानी कुल मिलाकर इन्होंने भी एक तरह से अपने आप को एक बड़ा जो है बड़ी इकोनॉमी के रूप में साबित किया है 2020 में। तो ये मैंने पीछे आपसे इसके बारे में बात की कि भाई 2003 में ये 3 संगठन बनाए गए थे, 3 अंग बनाए गए इसके, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यही मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। तो 3 इसके, ये 3 आपके स्तंभों पर, 3 पिलरों पर टिका हुआ है क्या? आसियान या आसियान की शक्ति। चलिए जी, दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की भूमिका क्या है? भाई इस क्षेत्र में आसियान की भूमिका क्या रही है? देखिए, आसियान तीव्र गति से विकास करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसने अपने विजन 2020 दस्तावेज में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में महत्वपूर्ण बहुमुखी भूमिका निभाने की को प्राथमिकता दी है, जिसका वर्णन मैं आगे आप लोगों के सामने कर रहा हूं। आसियान ने संघर्ष के स्थान पर बातचीत के माध्यम से बढ़ावा दिया। देखो, आपस में लड़ना नहीं है, इनका यह कहना है कि आपस में नहीं लड़ना, बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का अंत करना है। इसने कंबोडिया संघर्ष का अंत और पूर्वी तिमोर के संकट का भी समाधान किया है। तो पूर्वी तिमोर के साथ जो युद्ध हुआ, इसके बाद जो कंबोडिया के साथ में जो युद्ध चल रहा था थाईलैंड का, तो उनका जो समाधान किया बातचीत के माध्यम से आसियान संगठन ने किया है। इसके अतिरिक्त यह पूर्वी एशियाई सहयोग की दिशा में बातचीत हेतु वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष वार्षिक बैठक का आयोजन करता है। यानी प्रत्येक साल इन 10 देशों के आपस में बैठक होती है। आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति ने एशियाई देशों भारत तथा चीन के साथ व्यापार और निवेश के संदर्भ में भी अपनी उसकी प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। यानी कि भारत और चीन भी इनके साथ अब कर मुक्त व्यापार करने को तैयार है। भारत तो कर ही रहा है और चाइना भी अब इनके साथ व्यापार करने, और अमेरिका ने भी आपकी प्राथमिकता दी है इनके साथ कर मुक्त व्यापार करने की। भाई तो बड़े बड़े देश भी इनकी तरफ अब झुक रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए जी, विगत वर्षों की अपेक्षा भारत ने अपने विदेशी नीति में परिवर्तन करते हुए आसियान की ओर विशेष ध्यान दिया। यानी कि भारत तो जो है विशेष रूप से इन देशों के साथ में ध्यान देता है, क्योंकि एक आपकी नीति चलाई गई थी 1991 में, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर देखो। तो पूर्व के देश यही है, भारत के जो पूर्व में जो देश हैं, थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है, इसके अलावा मलेशिया है, सिंगापुर है। तो ये भारत के पूर्वी देश हैं। तो पूर्व की ओर देखो की नीति 1991 में जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी की गई थी, और अब तक सभी सरकारें उसका अनुसरण कर रही है। इन देशों के साथ बहुत बड़े स्तर पर भारत का व्यापार हो रहा है, या भारत इनके साथ व्यापार करता है। आसियान के कई सदस्य देशों जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के साथ किया जा चुका है। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था 2010 में लागू की गई थी, ये भी आपको याद रखना। आसियान की वास्तविक शक्ति इसके अन्य सदस्य देशों, सहभागिता सदस्यों और अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और विचार विमर्श करने की नीति में भी समाहित किया जा सकता है या किए गए हैं। आसियान एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। भाई देखो, ये आसियान क्या है कि विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रूस है, भारत है, तो इनको क्या करता है कि आपस में अपनी बैठकों में बुलाता है और उन देशों के बीच में आपस में बातचीत करवाता है, ताकि वे आपस में ना लड़ें या आपस में उनमें विवाद ना हो। तो ये भी इस हेतु यह है एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है। यानी कि एशिया के क्षेत्र में एकमात्र यही संगठन है जो विश्व के देशों को एक साथ बुलाता है, उनकी बैठक आपस में करवाता है, ताकि वे आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। भारत ने वर्ष 1991 में लुक ईस्ट, मैंने आपको बताया था ना, पूरब की ओर चलो या पूरब की ओर देखो नीति, और वर्ष 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, जिससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। तो भारत भी जो है आसियान के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक भी है, कर भी रहा है, और बड़े स्तर पर इनके साथ में कर भी रहा है। तो ये हमने देखा भाई आपका आसियान के प्रभाव, आसियान की कमियां, आसियान जो है, आसियान का गठन कब हुआ था। तो आसियान को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए या आपका शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप आसानी से जो है उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका यूरोपीय संघ कंप्लीट हो चुका है और यूरोपीय आपका आसियान कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों टॉपिक मैंने आपको पूरे करा दिया। अब बात करेंगे चाइना की, अब चीन के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है,
विश्व मंच पर चीन का उदय, एक आर्थिक क्रांति की गाथा। तो शुरुआत से देखते हैं इसमें कैसे चाइना ने इतनी तेजी से विकास किया, कैसे चाइना का विकास हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए चीन जो है, चीन को कभी एशिया का मरीज देश कहा जाता था। चीन को एशिया का मरीज, एशिया का मरीज देश कहा जाता था, एशिया का बीमार देश इसको कहा जाता था भाई। लेकिन आज पूरी दुनिया में चाइना ने जो है अपना वर्चस्व फैला लिया, तो चीन को जो है एशिया का मरीज कहा जाता था। बात करते हैं 1978 की। 1978 में क्या करा चाइना ने, खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति मतलब कोई भी आओ, उद्योग लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, कोई भी जो है चीन में आकर वो व्यापार करे। तो चीन ने क्या करा, खुले द्वार की नीति अपनाई। कब? 1978 में। तो देगसिया ओपन या देगसिया ओपनिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च विकास दर हासिल की गई। तो चाइना ने जो खुले द्वार की नीति अपनाई, उसके माध्यम से क्या हुआ कि चाइना में बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी कंपनियों ने जाकर निवेश किया, जिस कारण चाइना की इकोनॉमी, देखिए आप देख सकते हैं 1978 के बाद बिल्कुल इस तरह से चल रही है, और अब और भी ज्यादा तेजी से देखिए ऊपर की ओर चाइना जो है विकास कर रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से चाइना ने जो है ग्रोथ किया है एकदम से, और ऊपर की ओर अब फिलहाल ये चल रहा है। तो ये आंकड़े हैं जीडीपी के चाइना के 1978 के बाद, जबकि 1978 में चाइना की जीडीपी बिल्कुल शून्य के बराबर थी, यानी कि कोई ज्यादा विकास नहीं था। 1978 तक चाइना को एशिया का मरीज देश भी कहा जाता था, लेकिन उसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से प्रगति की। क्यों? क्योंकि चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई, विदेशी देशों को, विदेशी कंपनियों को ऑफर दिया कि भाई आओ हमारे यहाँ पर कंपनी लगाओ, माल बनाओ, ठीक है। तो ये सब जो है, और आपका बिना टैक्स के भी कई सारी कंपनियां खुलवाने का ऑफर दिया गया था चाइना के द्वारा। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, कृषि उद्योग का आधुनिकीकरण, कृषि का और उद्योग का दोनों का चाइना ने क्या करा, डिजिटलीकरण कर दिया, उद्योगिकीकरण कर दिया। बाजार उन्मुख सुधारों ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया। तो इससे क्या हुआ, जब कृषि ज्यादा होने लगी, कृषि का विकास हुआ, तो उसके बाद उसी के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हुआ। तो चाइना में क्या हुआ, चाइना की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुई। अब इसका परिणाम क्या रहा, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज जो है, अगर हम बात करें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बन चुका है। आप खुद भारत में ही देख लो, आज भारत में सबसे ज्यादा चाइना का माल मिलेगा आपको। चाइना का माल सबसे ज्यादा बिक रहा है भारत में आपका, क्योंकि सस्ता है, ठीक है, और वो जो है जनता को सस्ता चाहिए, ठीक है। तो भारत के जो जो भारत में सामान निर्मित हो रहा है उसे तो कम खरीद रहे भारतीय, लेकिन चाइनीज सामान को ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, जबकि भारत का सामान थोड़ा महंगा रहता है, ठीक है, जो कंपनियों का है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो चाइना ने आज पूरी दुनिया में, और ऐसा नहीं कि भारत में ही, दुनिया के प्रत्येक देश में चाइना का सामान मिलेगा। इसीलिए जो है ट्रंप ने उस पर टैरिफ बढ़ाया है, 100 गुना टैरिफ कर दिया लगभग, ठीक है, चाइना के सामान को रोकने के लिए। तो चलिए चीन के बारे में बात करेंगे भाई डिटेल से। वर्ष 1978 यानी कि 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता इसकी महाशक्ति के रूप में उभरने का मुख्य कारण रहा है। चीन के आर्थिक सुधारों के आरंभ के बाद तीव्र आर्थिक वृद्धि कर रहा है, यानी कि चीन ने आपका जो है 1978 के बाद चीन ने बहुत तेजी से विकास किया है, और पूर्वी एशिया के विकास के इंजन की भांति कार्य भी कर रहा है। यानी कि पूर्वी एशिया के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर हम देखें तो भाई साहब आपकी चीन की है, भारत से भी ज्यादा है, और आपका आसियान से भी ज्यादा है। इधर जितने भी देश हैं आपके, जापान वगैरह सारे देश जो हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी आज के समय अगर देखा जाए तो चाइना की है। दूसरा, एक अनुमान के अनुसार 2040 तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि 2040 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि इकोनॉमी आपका, ये आपका अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देगा। इस तरह विश्व की वर्तमान आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। कौन? चाइना। कब तक? 2040 तक। तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? चाइना की। और सबसे पहली अर्थव्यवस्था भी फिलहाल किसकी है? तो अमेरिका की। तो अमेरिका के बाद चाइना का नंबर, और चाइना बहुत तेजी से विकास कर रहा है, अमेरिका को 2040 तक पछाड़ देगा। और तीसरे नंबर पे, अभी फिलहाल तो चौथे नंबर पे है भारत, लेकिन बहुत जल्द जो है तीसरे नंबर पर भारत भी जो है उसी ओर अग्रसर है। इसके बाद चीन का आर्थिक विकास, विशाल आबादी और विस्तृत भूभाग। चीन के पास में क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, जमीनी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, संसाधन बहुत सारे हैं, खनिज बहुत हैं वहां पर, ठीक है, संसाधन है, क्षेत्रीय अवस्थिति है, और राजनीतिक प्रभुत्व भी
चाइना का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आबादी में भी सबसे ऊपर था, अब तो भारत निकल चुका है जी। भारत कब निकला था? 2022 में, है ना, दिसंबर 2022 में भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका था। तो कुल मिलाकर बात करें, चाइना के पक्ष में बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी आपकी कंडीशन ऐसी है जिस कारण चाइना का इतनी तेजी से विकास हुआ। एक तो आपका जो है वहां की इकोनॉमी, विशाल आबादी थी, ठीक है। दूसरा, बड़ा भूभाग था और उसमें भी खनिज बहुत निकलते हैं, संसाधन बहुत थे। तो क्षेत्रीय अवस्थिति, उसका जो क्षेत्र है लगभग सभी देशों से, 13 देशों के साथ में सीमा साझा करता है चाइना। और राजनीतिक प्रभुत्व, इसके विश्व में बढ़ते प्रभुत्व के महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन देश या इन संसाधनों ने निभाई है। अब बात करेंगे चीन की आर्थिक नीति। वर्ष 1949 में, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति, तो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। क्रांति के बाद चीनी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी और पूंजीवादी दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर चीन में भी सब कुछ क्या था? सरकारी था, समाजवादी था। पूंजीवादी कैसी होती? प्राइवेट। तो प्राइवेट उद्योग चाइना में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में चाइना ने प्राइवेट उद्योगों को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि भारत में भी आज मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है। यही कारण माना जा रहा है। देखिए, प्रारंभिक समय में चीन के विकास हेतु सोवियत रूस ने सहयोग किया, यानी कि शुरुआत में रूस ने सपोर्ट किया इसको, जिसके आधार पर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि से प्राप्त पूंजी का उपयोग सरकारी नियंत्रण के अधीन बड़े उद्योगों की स्थापना में किया। बड़े बड़े उद्योग जो है स्थापित किए रूस के सहयोग से, क्योंकि रूस ने इसका सहयोग किया और इसके पास जो है आपका कृषि का क्षेत्र भी काफी बड़ा है। तो चीन ने क्या करा कि चीन ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर दी। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण चीन ने आयातित वस्तुओं का निर्माण चीन में कराना आरंभ कर दिया। यानी कि चीन ने क्या करा? चीन ने कहा भाई दुनिया के जो भी देश हैं आपके चीन में आओ और अपना सामान बेचो। तो चीन ने जो है अपने द्वार खोल दिए विदेशी कंपनियों के लिए भी, जिस कारण जो है चीन में क्या हुआ? विदेशी मुद्रा आनी शुरू हो गई। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए चीन ने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया, जैसे कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम है, इन सब का उपयोग किया। इसके द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाने का भी उसने प्रयास किया। चीनी अर्थव्यवस्था की विकास की दर की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6% की दर से हो रहा था। लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की दर से तीव्र वार्षिक वृद्धि इस विकास क्षण को धीमा कर रही थी। भाई चाइना में जो है आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी 2 से 3% की दर से। जैसे जिसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी 5 से 6%, ऐसे 2 से 3% की दर से इसकी आबादी भी बढ़ रही थी, जिस कारण जो है ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकास की प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हो पा रहा था तथा कृषि से प्राप्त आय उद्योगों के लिए पर्याप्त पूंजी व कच्चे माल का प्रबंध नहीं कर पा रही थी। यानी कि जो कृषि हो रही थी वो उद्योगों की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। उद्योगों में जो कच्चा माल चाहिए था उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही, क्योंकि फैक्ट्रियां लगा दी बहुत ज्यादा और जमीन रहेगी कम, जबकि आबादी थी ज्यादा। तो कुल मिला के जो है उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो चीन को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न संकटों का भी सामना करना पड़ा। यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण क्या करना पड़ा? चाइना को एक संकट का सामना करना पड़ा। चीन का विदेशी व्यापार में हिस्सा नगण्य था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। ये 1980 हाँ, ये आपका 1980 के दशक की बात है। उस समय जो है चाइना का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा था। तो सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, चीन का बढ़ता वैश्विक प्रभाव भी हम देखेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे इसके टॉपिक देखने वाले हैं भाई। देखिए चीन ने क्या किया, ये आपका यहां देख रहे हैं ना आप, ये आपका चाइना है। यहां से चाइना स्टार्ट होता है, ये चाइना है, ये रेड कलर में जो देख रहे हैं आप चाइना है। और चाइना के द्वारा एक मार्ग बनाया जा रहा है, एक सड़क बनाई जा रही है, एक मार्ग बनाया जा रहा है। देखो यहां तक ये पूरे यूरोप में और अफ्रीका को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और भारत के साथ भी है ये, ठीक है। भारत के साथ में समुद्र के साथ में, ये देखो ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर इसके साथ में। तो क्या है ये? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको BRI के नाम से जाना जाता है। बुनियादी ढांचे के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका में प्रभाव का विस्तार करना है, क्योंकि अमेरिका में तो कर नहीं सकता, अमेरिका इसके खिलाफ है बिल्कुल। तो इसने क्या किया, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो गरीब देश हैं यहाँ के, इसके अलावा यूरोप के देशों के साथ में और एशिया के देशों के साथ में एक संधि की, एक समझौता किया, जिसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान शामिल है।
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल भी शामिल हो चुका है, लेकिन भूटान भी शामिल हो चुका है, नेपाल इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा तो ये क्या कर रहा है, ये एक रोड बना रहा है यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए एक मार्ग बना रहा है, ताकि आपस में जो है आना जाना आसान हो सके। यहाँ से भी है एक मार्ग ये, यानी कि अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में और एशिया के साथ में, इन सबको आपस में जोड़ा जा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा चाइना के पास में आज बात करें तो आपका वायुसेना में भी और जल सेना में भी, दोनों में शक्तिशाली हो चुका है। सैन्य आधुनिकीकरण, अपनी सैन्य शक्ति में भारी निवेश और विशेष रूप से नौसेना में यानी कि जल सेना में इसने बड़े स्तर पर जो है निवेश किया है, पैसा लगाया है कि ताकि जो है समुद्र के क्षेत्रों पर आपका जो है अधिकार स्थापित किया जा सके। ये हिंद महासागर में भी इसने आपका बात करें, श्रीलंका का हम्मन टोटा जो आपका द्वीप था उसको 99 साल के लिए किराए पर ले लिया है। 99 साल के लिए किराए पर ले लिया, क्योंकि इसने श्रीलंका को अपना कर्ज दिया था पैसे पे, श्रीलंका उसको दे नहीं पाया, तो श्रीलंका का एक द्वीप जो है इसने ले लिया 99 साल के लिए, और वहां पर एक बंदरगाह बनाया भारत को रोकने के लिए, भारत की नेवी को रोकने के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर एक मुखर और प्रभावशाली भूमिका के रूप में उभर कर आया है कौन, चाइना। तो चाइना आज अगर हम बात करें तो आपका यूएनओ में भी सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर है, और एक बड़ा हिस्सा जो है डोनेट करता है धन का, यानी कि यूएनओ को भी पैसा देता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ को पैसा देता है। चीन की नवीन आर्थिक नीति के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चीन ने अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में 1970 के दशक में अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और 1972 में अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की शुरुआत की। राजनीतिक और आर्थिक यानी कि व्यापार करने की और आपस में बातचीत करने की। प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए 1973 में 4 प्रस्ताव पारित किए थे। 1973 में 4 प्रस्ताव किसको लेकर, कृषि को लेकर, उद्योग को लेकर, सेना को लेकर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर 4 प्रस्ताव इसने पास किए। चीन में आर्थिक सुधारों हेतु खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई, 1978 में। यही वो नीति है जिसके कारण चीन का बहुत तेजी से विकास हुआ। तत्कालीन नेता देगू सियाओपेंग द्वारा इस नीति को अपनाया गया था, जिसे खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। ओपन डोर पॉलिसी इसको कहा जाता है भाई। तो विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी में निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त कर चीन सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। चीन ने अपने तरीके से बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसके अतिरिक्त चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, न कि शॉक थेरेपी के माध्यम से, यानी कि एकदम से इसने विस्तार नहीं किया। शॉक थेरेपी में क्या हुआ, एकदम से जो है छूट दे दी गई लोगों को, एकदम से विस्तार जो है एकदम से सारे सुधार कर देंगे। चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी का विस्तार किया, धीरे धीरे सुधार किए, ताकि जो है क्योंकि ये सीख चुका था आपका शॉक थेरेपी से, क्योंकि रूस बिल्कुल जो है यूएसएसआर जो है वो चाइना से लगा हुआ था, तो उसकी नीतियों का इसने अनुसरण नहीं किया बाद में। और रूस को छोड़कर ये क्या क्या अमेरिका के साथ इसने व्यापारिक संबंध और आपके राजनीतिक संबंध स्थापित किए। चीन ने वर्ष 1982 में कृषि का तथा इसके पश्चात 1998 में उद्योगों का निजीकरण, देखो कृषि को प्राइवेट कब किया, 1982 में, और फैक्ट्रियों को, उद्योगों को 1998 में। इनके देखो कितना समय लगाया इसने, 8वें और 8वें इनका 16 साल बाद उद्योगों का निजीकरण किया, तो एक साथ नहीं किया। विदेशी निवेश को उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज कहा जाता है, की स्थापना की, और जहां व्यापार संबंधी सभी अवरोधों को हटा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर चाइना ने जो है दूसरी जो विदेशी कंपनियां थी उनको कहा कि भाई आप चीन में आकर उद्योग या फैक्ट्री या अपना व्यापार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उसके लिए इसने एक संगठन बनाया, एक जो है एक क्षेत्र बनाया, जिसको कहा गया सेज के नाम से जाना जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और उनको जो है पूरी तरह से छूट दी गई, जमीनें दी गई, ठीक है, और उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई चाइना के द्वारा, जिस कारण जो है उन लोगों ने चाइना में आकर कंपनियां लगाई, और कंपनियां लगाने के बाद चाइना को जो है उन्होंने टैक्स भी दिया, तो चाइना का भी विकास हुआ और उनका भी विकास हुआ। तो इस तरह से जो है चीन का बहुत तेजी से विकास हुआ, क्योंकि चीन के पास पैसा नहीं था, जबकि संसाधन बहुत सारे थे। नवीन आर्थिक नीति के प्रभाव क्या हुए, तो नवीन आर्थिक नीति जो थी इसके प्रभाव क्या हुए, नवीन आर्थिक नीति का चीनी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसने चीनी अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर किया। नवीन आर्थिक नीति के प्रभाव कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे, कृषि के निजीकरण से उत्पादन को प्रोत्साहन मिला।
जब कृषि को प्राइवेट कर दिया गया तो किसानों ने ज्यादा मेहनत की, तो उससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ गया एकदम से, जिससे कृषि उत्पाद व ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, किसानों की इनकम में वृद्धि हुई। तो उससे क्या हुआ कि देश का भी विकास हुआ, चीन का भी विकास हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचतों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण उद्योगों की संख्या में गति देखने को मिली, जिससे कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग फैक्ट्रियां लगाई गई, जिससे कृषि का भी विकास हुआ, उद्योगों का भी विकास हुआ और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी विकास हुआ। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चीन विश्व में सबसे आकर्षक स्थल के रूप में बनकर उभरा। तो चाइना ने जो है विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से छूट दी, पूरी सुरक्षा प्रदान की, नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में विदेशी व्यापार के उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि इसने बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे देशों को अलग अलग छूटें प्रदान की, उनको सुविधाएं प्रदान की, जिस कारण उन सभी देशों ने, उन सभी विदेशी कंपनियों ने चीन में आकर उद्योग स्थापित किए या फैक्ट्रियां अपनी स्थापित की। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने के कारण वर्तमान में चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। आज क्या कर रहा है चाइना? आज देखो, पहले तो चाइना में कर रही थी दूसरे देश की कंपनियां, आज चाइना दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, कंपनियां खोल रहा है अपनी दूसरे देशों के लिए। अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर चीन कब बना? 2001 में, ताकि वो दुनिया के देशों में जाकर व्यापार कर सके, अपनी कंपनियां खोल सके, वहां से लाभ प्राप्त कर सके। आज अफ्रीका और एशिया के साथ साथ यूरोप के देशों में भी चाइना की अनेक कंपनियां, अनेक फैक्ट्रियां जो है काम कर रही हैं। नवीन आर्थिक नीति के परिणाम क्या हुआ? यद्यपि चीन की अर्थव्यवस्था ने नई आर्थिक नीतियों के लागू होने से उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु इस प्रगति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को प्राप्त नहीं हो सका। केवल जो उद्योगपति थे उन्हीं को इसका ज्यादा प्रभाव हुआ, उन्हीं को इसका लाभ हुआ। तो नवीन आर्थिक नीतियों के परिणामों में निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। देश में क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि जो उद्योगपति थे उनका ज्यादा विकास हुआ और गरीब जनता जो है बेरोजगार रह गई। इस आर्थिक विकास के परिणाम के रूप में भ्रष्टाचार और पर्यावरण क्षरण जैसी समस्याएं उभरकर सामने आई। चाइना ने अपना विकास करने के लिए पर्यावरण का बहुत तेजी से विनाश किया, जंगलों को कटवाया, पहाड़ों को तुड़वाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस पर 5 बांध का निर्माण हिमालय पर कर दिया है। हिमालय के क्षेत्र में 5 बांधों का निर्माण चाइना के द्वारा किया गया, जिस कारण क्या होगा कि हिमालय के क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आएंगे, बाढ़ वगैरह आएगी, आपदाएं ज्यादा आएंगी। तो कुल मिलाकर इसका नुकसान किसको? भारत को भी होगा, नेपाल को भी होगा और इसके साथ साथ भूटान को भी होगा और तिब्बत वाले क्षेत्र में चाइना को भी होगा। तो कुल मिलाकर पर्यावरण का बहुत तेजी से विनाश किया इसने। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि चाइना में भ्रष्टाचार का भी जो है बोलबाला बढ़ने लगा। ग्रामीण व शहरी तथा जो है तटवर्ती एवं मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के मध्य आर्थिक विभेद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे और शहरी क्षेत्रों में जो रह रहे, उनके बीच में क्या हो रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा है, अंतर बढ़ता जा रहा है। शहरों के लोग अब जो है ज्यादा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ज्यादा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। ऐसे ही आपका तटवर्ती क्षेत्र, जो तटवर्ती समुद्र के आसपास जो आपके शहर हैं, उनका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जो भूमि के मुख्य भूमि के क्षेत्र में रह रहे, जो किसान क्षेत्र हैं, किसानी क्षेत्र में यानी कि कृषि वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे, उनका विकास तेजी से नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा? आर्थिक विभेद यानी कि आर्थिक भेद, इकोनॉमिक भेद, यानी कि पैसे में वे लोग जो है अमीर गरीब होते जा रहे हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर चीन एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है एवं अपने व्यापारिक सहयोगियों से चीन का परस्पर जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण चीन इन सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में था। यानी कि चाइना ने क्या किया? जब चाइना का इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी तो चाइना ने सोचा कि कुछ देशों पर जो है अपना प्रभाव स्थापित कर लिया जाए। जैसे मान लो भारत में ही है, आज भारत में बड़े स्तर पर जो है चाइना का सामान बिक रहा है। ऐसे नेपाल में, भूटान में, आपका बांग्लादेश में और पाकिस्तान की तो हालत बहुत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 2 देशों की तो हालत बहुत बुरी कर दी है चाइना ने। इनको कर्जा दे दे के इतना कर्जे में डुबा दिया है कि प्रति जो है इन दोनों देशों की इकोनॉमी ही चाइना चला रहा है। ये चाइना के ही इशारों पर काम करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में बात करें तो चाइना के बारे में बात की भाई हमने। अब बात करने वाले हम ब्रिक्स जो है एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सामूहिक आवाज है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें कई देशों का संगठन है, कई देशों का समूह है। बात करेंगे इसमें आपका एक तो देखिए विश्व की जो कुल आबादी, देखो ये क्षेत्र जो है आपका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें चाइना है, चाइना के साथ साथ इसमें भारत भी शामिल है भाई, इसके अलावा रूस भी शामिल है इसमें। ठीक है भाई, रूस के अलावा अगर देखें इधर से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मिस्र भी इसमें शामिल है, सॉरी ब्राजील शामिल है, ब्राजील के साथ में दक्षिण अफ्रीका है,
तो ये आपका जो देश है, एक देश यहाँ पे हो गया ब्राजील, दूसरा हो गया कौन सा, दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, तीसरा भारत हो गया, चौथा चाइना हो गया, और पांचवा देश आ जाएगा रूस। तो ये 5 देशों ने मिलकर 5 सॉरी भाई, 1 मिनट पानी पी लो भाई। तो 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे ब्रिक्स कहा गया। तो 5 देशों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसे ब्रिक्स कहा गया। ये यहां पर दक्षिण अफ्रीका है, ये यहां पर आपका ब्राजील है, ब्राजील ये है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये आप देख रहे हैं भारत है यहां पर, ये भारत है, ये चाइना का क्षेत्र है सारा, ये चीन का क्षेत्र है, और ये ऊपर रूस का क्षेत्र है। तो 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे कहा गया ब्रिक्स। ठीक है भाई। तो विश्व की कुल आबादी का 41% आबादी इन्हीं देशों के पास में है। देखो दुनिया की ये मान लो कि 100% आबादी है, तो उसमें से 41% आबादी आपका चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस के पास में है। तो दुनिया की लगभग आधी आबादी इनके पास में है, ऐसा जो है देखा जा सकता है। एक बहुत बड़ा बाजार है ये। दूसरा, विश्व के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 24% इन्हीं के पास में है, जीडीपी का। और विश्व व्यापार में अगर हम बात करें इन 5 देशों की, तो कुल टोटल 16% जो है इनकी भागीदारी है। तो एक जो है बहुत बड़ा क्षेत्र इसको कहा जा सकता है, बहुत बड़ा रोल इसका पूरी दुनिया में होने वाला है। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव जो है इसके उद्देश्य जो है, तो क्या है, सहयोगी सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, चाइना हमेशा भारत का विरोध करता है, जबकि भारत ने कभी चाइना का विरोध नहीं किया है। जबकि और देश दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, रूस है, ये भारत का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूएनओ में भी स्थायी मेंबरशिप के लिए, लेकिन चाइना हमेशा विरोध करता है। तो ये जो है इसमें अगर देखा जाए तो एक दूसरे का ये सहयोग नहीं कर, चाइना नहीं कर रहा कुल मिलाकर बात करें इसमें। चलिए जी, और क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो विश्व बैंक और आईएमएफ का एक विकल्प प्रदान करती है। तो इनके द्वारा, पांचों के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई है। तो बात करेंगे भाई सबसे जो है, अब हम किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको समरी बताई है नक्शे के माध्यम से। ब्रिक्स जो शब्द है ये ब्राजील, रूस, भारत और चाइना और दक्षिण अफ्रीका का संदर्भित करता है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें अगर हम बात करें तो बी से तो ब्राजील बनता है। देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बी से बनेगा क्या भाई, ब्राजील। तो बी से तो बन जाएगा ब्राजील, आर से बन जाएगा रूस, ब्रिक्स है ना, और आई से बन जाएगा इंडिया, और सी से बन जाएगा चाइना, और डी से बन जाएगा, सॉरी एस से बन जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो इससे बनता है आपका ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स इसको कहा जाता है। तो ये 5 देशों को ये जो है इंगित करता है, ये संदर्भित करता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी। कहां पर, रूस में की गई। कब, 2006 में। सन याद रखना है पक्का बिल्कुल कि भाई 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, रूस में। 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करने के बाद ब्रिक्स में बदल गया। पहले क्या था इसमें, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ कब, 2009 में। 2006 में इसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो शामिल हुआ वो कब हुआ, 2009 में इसमें शामिल हुआ था। तो उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। पहले क्या था, ब्रिक था, अब नाम हो गया क्या इसका, ब्रिक्स। चलिए जी आगे देखते हैं। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों और आपसी समानता में हस्तक्षेप न करने के अतिरिक्त अपने सदस्यों के बीच सहयोग और आपसी आर्थिक लाभ का वितरण करना है। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन जो इसका मोटिव है, मेन उद्देश्य जो है ब्रिक्स का, वो है भाई जो देश आपस में 5 देश हैं, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे का जो है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो एक दूसरे का जो है, एक दूसरे की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि चाइना करता है। चाइना आक्रमण भी करता है भारत पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इनका विरोध किया जो है, इसमें कहा गया भाई एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे और आर्थिक रूप से एक दूसरे का लाभ करेंगे, सॉरी आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे ताकि वे लाभ प्राप्त कर सके। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में रूस में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी।
संरचना, ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2026 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता देखो 2025 में किसने की, 2025 में ब्राजील के द्वारा की गई, और अब की बार जो करेगा वो भारत करेगा। अब की बार ब्रिक्स की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता दी गई है, या जो आपका जो सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा, भारत में होगा भाई। कहां पर, अहमदाबाद में, ठीक है, इसको याद रखना आपको। तो 12वां शिखर सम्मेलन 2020, अच्छा ये तो हो गया। संरचना, ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, यानी कि ये 5 देश थे जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से विकास कर रही है, तो इन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया ब्रिक्स। स्थापना कब की गई, 2006 में। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो है सबसे पहले कौन करेगा, ब्राजील करता है, ब्राजील के बाद में रशिया करता है, रशिया के बाद इंडिया, उसके बाद में चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की ये अध्यक्षता करते रहते हैं। सॉरी 2025 में जो ना रशिया ने की है भाई, रूस ने की, और अब की बार करेगा कौन, भारत। भारत के बाद चीन करेगा, फिर चीन के बाद साउथ अफ्रीका करेगा, और फिर से ब्राजील करेगा। तो इस तरह से 2024 की ब्राजील ने की थी, 2025 की रूस ने की, और 2026 की भारत के द्वारा की जाएगी। चलिए जी, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है देख लेते हैं भाई। चलो मोटे मोटे से, ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है, एक तो आपका क्या करना है कि अपनी इकोनॉमी का विकास करना है, न्याय संगत रूप से, पारस्परिक रूप से, यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ, यानी कि एक दूसरे देशों के साथ मिलकर अलग अलग देशों के बीच सहयोग और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर सबका सहयोग करना है। जो 5 देश ये शामिल हैं इसमें, एक दूसरे को इसमें इनकी मदद भी करनी है, ऐसा इसका जो है उद्देश्य है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति, विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर संबंध बनाए जाएं, और जहां तक संभव हो प्रतियोगिता से बचा जाए, यानी कंपटीशन से बचना है भाई, ठीक है। एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे की हालत को देखकर, एक दूसरे की इकोनॉमी के हिसाब से उसको सपोर्ट करना है, ऐसा इनका जो है उद्देश्य है। आपस में इनकी संधि हुई थी। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभरा है, क्योंकि इसमें सभी देश ऐसे हैं जो लगातार विकास कर रहे हैं। अब भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है भारत के लिए। भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ आपका सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार, जैसे यूएनओ में मांग कर रहा है भारत बार बार, ये कहता है भाई यूएनओ में स्थायी जो मेंबर है 5, उनकी संख्या बढ़ाओ ताकि भारत को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके अलावा और भी देश उसमें शामिल होनी चाहिए भाई, क्योंकि आज के समय बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं भारत के रूप में। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं, ये एक बड़ी शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, तो इनको भी शामिल किया जाए उसमें। आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक शक्ति से लाभान्वित हो सकता है। तो ये आपका भारत का एक जो है इसमें महत्व रहेगा भारत के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत के बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और लाभ अर्जित करने में सहायता करे, क्योंकि भारत को जो है कुछ पैसा जो है ब्याज पर इस बैंक के द्वारा भी दिया जाता है, ताकि भारत में जो है विकास योजनाओं को चलाया जा सके। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण भारत को दिया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को पैसा दिया गया है कम ब्याज पर, ताकि भारत का विकास हो सके। तो इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये संगठन। अब बात करें तो ये हमने बात की भाई ब्रिक्स के बारे में। अब बात करें ब्रिक्स के बाद नए जो दावेदार फिलहाल वर्तमान में एक नई उभरती अर्थव्यवस्था, नए उभरते हुए जो देश हैं उनके बारे में बात करेंगे। नए दावेदार रूस, भारत और अन्य शक्तियां, यानी कि अमेरिका के अलावा कई अन्य देश ऐसे हैं वर्तमान में जो बड़ी उभरती हुई शक्ति के रूप में आ रहे हैं, जिनमें रूस तो है ही है, भारत है, इसके अलावा अन्य देशों में अगर हम बात करें, मैंने अभी बात को आपको बताया कि चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके अलावा मिस्र को भी कहा जा सकता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिलहाल वर्तमान में, जापान है जो एक बड़ी शक्ति के रूप में वर्तमान में उभर रहे हैं। अब देखिए
ऊर्जा संसाधनों की अगर बात करें तो ऊर्जा संसाधन विशाल परमाणु शस्त्रागार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये है भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया को, ब्राजील को, जापान को, इसके बाद एक विशाल बाजार, युवा बाजार। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वर्तमान में कहां पर है? भारत में। और सबसे ज्यादा बुजुर्ग कहां पर है? चीन में। लेकिन ध्यान रखना कि आने वाले समय में ये युवा जो है भारत के, ये बुजुर्ग भी होंगे, तो भारत में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की भी संख्या होने वाली है। तो सबसे ज्यादा युवा है भारत में, और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी भारत की एक है। एक परमाणु शक्ति और लोकतंत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका, वैश्विक भूमिका निभाई किसने? भारत ने। इसके अलावा जापान की बात करें, इजराइल की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अपने अपने क्षेत्रों में और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। तो ऐसा नहीं कि आज केवल अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका के अलावा रूस, भारत, चीन, जापान, इसके अलावा इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, ब्राजील है, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है। तो कई देश ऐसे हैं जो वर्तमान में एक बड़ी शक्ति के रूप में वर्तमान में उभर रहे हैं। तो उन्हीं सब के बारे में अब हम बात करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक रह गया बस अब, ठीक है। राष्ट्रों का उत्थान के नाम से हमारी बुक में टॉपिक दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 में, कि राष्ट्रों का उत्थान। तो राष्ट्रों के उत्थान के बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 21वीं सदी में कुछ राष्ट्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे, जिनका विवरण नीचे आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे रूस की। रूस विघटन से पहले सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग रहा है, और 1980 के दशक के अंत तथा 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सोवियत समाजवादी गण संघ गणराज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा, और रूस की जीडीपी इस समय विश्व में 11वें स्थान पर है। तो रूस की जो जीडीपी है वर्तमान में 11वें स्थान पर है, जबकि भारत की चौथे स्थान पर है भाई, ठीक है। भारत की चौथे स्थान पर है, इसको भी याद रखना। रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों और गैसों के विशाल भंडार हैं, जो इसके वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। यानी कि इसको क्या करते हैं? एक विशाल देश, एक संपन्न देश बनाते हैं, क्योंकि इसके पास में खनिज बहुत ज्यादा है, लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके भंडार है बहुत ज्यादा। इसके अतिरिक्त रूस एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी है। और दूसरी बात, यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, उसका स्थायी मेंबर भी है, जिसके पास परिष्कृत हथियारों का विशाल भंडार। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की अगर बात करें तो रूस के पास में है। रूस संयुक्त सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी है, और इस परिषद में P5 भी, इस परिषद को P5 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 देश हैं। इसमें 5 स्थायी देश हैं। कौन कौन से? जर्मनी है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रूस है और चाइना है। ये 5 देश ऐसे हैं जो इसमें परमानेंट है और वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी काम हो यूएनओ में तो ये उसको रुकवा भी सकते हैं, उसको करवा भी सकते हैं। ये शक्ति इनके पास में, तो उसमें से रूस भी एक देश है। चलिए जी, भारत और सत्ता के नए केंद्र, अवसर और रणनीतिक संतुलन के बारे में बात करेंगे। भारत यूरोपीय संघ। देखिए, भारत यूरोपीय संघ में अगर मैं बात करूं तो यूरोपीय जो संघ है, उसके साथ में भारत का बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता है। कहां से? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर साझा मूल्य साझा कौन करता है? तो भारत करता है यूरोपीय संघ के साथ में। तो यूरोपीय संघ के जो देश हैं उन सभी के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। चीन के साथ बात करें, एक जटिल संबंध और एक अधिक आर्थिक सहयोग, दूसरी ओर सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। चाइना के साथ में कहा जा सकता है व्यापार बड़े स्तर पर हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक जो है सच्चाई है कि चीन के साथ में भारत का बहुत बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है, लेकिन चाइना के साथ में हमारे सीमा विवाद है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लेकर, लद्दाख वाले में तो सीमा विवाद है। और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो है समुद्र के क्षेत्र में भी भारत को चुनौती देता रहता है हमेशा। कौन? चीन। तो चीन के साथ में कोई ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन जो है मिले जुले संबंध इसके साथ में कहे जा सकते हैं। दूसरी बात करें भारत आसियान के साथ। आसियान इनके जो 3 देश हैं, सॉरी, ये जो 10 देश थे, पीछे पढ़ा मैंने, तो एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग। तो इनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है भाई। जो ये 10 देश हैं इधर भारत के पूर्व में, यहाँ पर जो देश हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, आपका मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, नीचे यहाँ पर आपका वियतनाम है, कंबोडिया है। तो इन देशों के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध है, इसी को आसियान कहा गया है। इसके बाद भारत और ब्रिक्स, अभी पीछे पढ़ाई हमने, संस्थापक सदस्य है भारत इसमें, और वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों की वकालत भारत के जो है भारत के द्वारा की जाती है। चलिए जी, तो भारत के बारे में
पढ़ने वाले हैं अब डिटेल से, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा। 21वीं सदी के भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। तो रूस के बारे में देखा, अब भारत के बारे में देखते हैं। तो 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो भारत एक जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था या वैश्विक शक्ति या विश्व की एक शक्ति के रूप में भारत को भी देखा जा रहा है। विश्व बहुआयामी तरीके से भारत को शक्ति और उत्थान का अनुभव कर रहा है। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या, गलत बिल्कुल, ये जनसंख्या अभी फिलहाल वर्तमान में बढ़कर कितनी हो चुकी, तो 2024 में, दिसंबर 2024 में 142 करोड़ हो चुकी थी भाई। 142 करोड़, बहुत बड़े स्तर पर भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। तो 142 करोड़, और अब आपका 2026 चल रहा है, तो 2026 में लगभग 150 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे भारत। ठीक है, तो 135 करोड़ बताया गया आपका, ये कब की, ये आपकी इसने बताई है लगभग 2019 के आसपास का डाटा है। तो जनसंख्या वाले देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति बहुत प्रबल है। तो कुल मिलाकर एक विशाल जनसंख्या भारत में है, तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भारत है, ऐसा कहा जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था, एक प्रतिस्पर्धा विशाल बाजार और विश्व में फैले 200 मिलियन भारतीय लोगों के साथ एक प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं सदी में सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में विशिष्ट अर्थ और प्रमुखता प्रदान करती है। देखिए, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी भारत की हो चुकी थी कब, ये 2019 के आसपास की बात है। आज भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर भारत की इकोनॉमी आती है। दूसरी बात करें, एक विशाल बाजार है भारत। दूसरी बात करें, भारत में 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग विदेशों में काम करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाना, भारत के नागरिक आपको जरूर मिलेंगे। तो दुनिया के सभी देशों में फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार जो है ले रहे हैं। तो प्राचीन समावेशी संस्कृति, तो भारत की जो संस्कृति है पूरी दुनिया में फैल रही है। तो 21वीं सदी में एक नई शक्ति के रूप में भारत को देखा जा सकता है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है। तो भारत की सेना भी एक विशाल सेना है, और आपका टेक्नोलॉजी और विज्ञान में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और मील का पत्थर साबित हो सकती है। मोदी सरकार के द्वारा 2014 के बाद एक आपका जो है योजना चलाई गई, जिसे मेक इन इंडिया के नाम से जाना गया। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि बहुत सारे देशों ने भारत में आकर निवेश किया है, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, और भारत जो है आत्मनिर्भर की ओर इसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्व में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं। देखिए, अमेरिका तो है ही है, चाइना भी है, अब भारत भी उस दौड़ में जो है लगा हुआ है। चाइना के पीछे तीसरे नंबर पर अगर शक्ति के रूप में देखा जा रहा है एशिया में, तो चाइना के बाद भारत ही एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है। इजराइल की बात करेंगे, तो भारत की बात की, अब बात करेंगे इजराइल की। भाई, इजराइल पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक यहूदी राज्य है। पूरी दुनिया में एक ही देश है भाई यहूदियों का, और वो है इजराइल। यहाँ संसदीय लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 85 लाख, यानी कि 85 लाख की अगर हम बात करें तो लगभग बहुत कम आबादी जो है इस देश की है, 85 लाख के आसपास है। जबकि हम बात करें उत्तर प्रदेश में लगभग आपकी जो है 24 या 25 करोड़ के आसपास, या उससे भी ज्यादा, अब तो फिलहाल तो उससे भी ज्यादा हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो इजराइल एक छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश, जहां पर मात्र 85 लाख के आसपास 2019 में जनसंख्या थी। अब मान लो कि कितनी, 90 लाख हो चुकी होगी। इसके बाद विश्व के मानचित्र पर इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ रक्षा तथा गुप्तचर के विषय में 21वीं सदी के विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में एक के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी, इसके अलावा रक्षा क्षेत्र और गुप्तचर जो आपकी प्रणाली है वहां की, तो ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसी के बल पर ये जो है ना बड़े बड़े देशों को पराजित कर देता है, मिस्र को, ईरान, इराक को, सऊदी अरब को, फिलिस्तीन को, ऐसे देशों को भी पराजित करता है युद्ध में कौन, इजराइल। क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी और रक्षा मिसाइल प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित है। पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के बीच इजराइल अपनी अदम्य क्षमता, रक्षा कौशल और तकनीकी नवाचारों तथा औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के आधार पर वैश्विक राजनीतिक प्रतिष्ठा की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्योंकि जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रियां हैं सब इजराइल के खिलाफ रहती हैं, और इजराइल फिर भी उनसे दब नहीं रहा है। फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो इजराइल एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया है। आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर वाले क्षेत्र में अगर बात करें, वैसे तो एशिया में है ये, लेकिन आपका उसी के पास से जो है भूमध्य सागर स्टार्ट होता है और फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है।
इजराइल एक छोटा सा यहूदी नियोनवादी राष्ट्र होने के कारण सामान्य रूप से समकालीन वैश्विक राजनीति, विशेष रूप से अरब प्रभुत्व वाली पश्चिम एशियाई राजनीति में एक विशेष भूमिका निभाता है। तो इसकी अगर बात करें, बाउंड्री फिलिस्तीन के साथ में लगती है, उधर आपकी जो है कई मुस्लिम कंट्री हैं जिनके साथ में ये सीमा साझा करता है, और उन सब देशों के साथ इसका संघर्ष चलता रहता है। तो ये देखा हमने भाई, इजराइल बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, शक्ति, प्रतिस्पर्धा और सहयोग का नया युग। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आज की दुनिया में शक्ति किसी एक केंद्र में निहित नहीं है, यह विभिन्न देशों, संगठनों के बीच हुई है। यह नई व्यवस्था अवसर, चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है, जहां कूटनीतिक, रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक शक्ति सफलता की कुंजी है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज के समय कोई भी किसी भी एक देश को आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये देश सबसे शक्तिशाली है। देखिए, आज आप ये भी नहीं कह सकते कि यूएसए यानी कि अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति है, या चीन ही सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि रूस सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर ये नहीं कह सकते आपके ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर ये नहीं कह सकते आपके भाई भारत सबसे बड़ी शक्ति। आज क्या है कि सभी देश जो हैं एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ये सभी देश जो देख रहे हैं ना आपका, इस तरह से जो मैप में दिखाया गया, एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और ये मान लो कि ये है आपका क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि सबका व्यापार एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं आज के समय। तो यही इसका कहना है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। वर्तमान में क्या है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन चुकी है, जबकि 1990 से 2001 तक एक ध्रुवीय थी, और 1945 से लेकर 1991 तक दो ध्रुवीय, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर था। उसके बाद फिर अमेरिका रहा अकेला। लेकिन आज जो है कई बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आई हैं। तो आज कोई भी एक बड़ी शक्ति नहीं है। तो यूएसए के साथ साथ चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, रूस है, ब्राजील है, कई सारे देशों को कहा जा सकता है जो आज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये इसके बाद अब बात करेंगे जापान की, क्योंकि जापान भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जापान एशिया महाद्वीप के एक प्रमुख देशों में से एक है। यह देश 4 बड़े द्वीपों, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 इसके बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप इसका होकाइडो है, और इसके अलावा होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 बड़े इसके द्वीप हैं। वैसे तो लगभग यहाँ पर आपके 15 से 20 द्वीपों का ये 6899 द्वीपों का समूह है भाई, सॉरी। ठीक है, ये अगर बात करें जापान की, तो जापान में कुल द्वीपों की संख्या 6899 है, लेकिन इनमें से 4 ही ये बड़े शहर हैं या बड़े द्वीप हैं जिन पर आबादी रहती है चाइना की के समूह से बना है। ये सभी द्वीप पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि चाइना के पास में, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के पास में जापान पड़ता है। इस देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी एरिया है सारा, ज्यादातर अगर देखा जाए, और यहाँ 200 से अधिक ज्वालामुखी है। जापान के निकटतम पश्चिमी देशों में कोरिया और रूस, इसके अलावा चाइना है। और जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। जापान के कुछ बड़े महानगरों की बात करें, योकोहामा है, ओसाका है, क्योटो है। जापान एशिया का पहला साम्राज्यवादी देश है। जापान खनिज की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, ज्यादा खनिज यहां पर नहीं है, परंतु यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अधिक विकसित है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई जो टेक्नोलॉजी है वो जापान की है। जबकि देखो यहाँ पर खनिज नहीं है, आबादी बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत कम है। जितना भी ज्यादा आपका क्षेत्र है उसका 70% क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ पर ज्वालामुखियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और भूकंप भी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आते हैं। विश्व की अधिकतर विनिर्माण इकाइयां जापान में ही स्थापित है। पूरी दुनिया ने वहां पर जाकर कंपनियां लगाई हैं। विनिर्माण कंपनियां जो है वो जापान में है। जापान की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख राजा होता है, यानी कि जापान में राजतंत्र है भाई, लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, राजतंत्र है। हालांकि उसकी शक्तियां सीमित होती है। जापान के संविधान के अनुसार राजा देश और जनता की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। जापानी संविधान के अनुसार जापान की स्वायत्तता की बागडोर जापान की जनता के हाथों में है, यानी कि शक्ति जापान की जनता के हाथों में ही है, लेकिन राजा को नाम मात्र बना रखा है बस। तो राजा जो है, वैसे तो राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र में राजा जो है वो एक नाम मात्र का है बस, ताकि जनता आपस में ना लड़े। वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है एकता के रूप में बस, लेकिन फैसले सारे जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। एशिया के देशों में अकेला जापान ही G7 देशों में शामिल है, जो यूरोपीय देशों का एक संघ है। तो जापान भी उसमें शामिल है। जापान संयुक्त राष्ट्र बजट
संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है, यानी कि कुल मिलाकर जो यूएनओ का जो बजट है उसमें 10% पैसा जापान के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा सोनी कंपनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, ये कुछ प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो जापानी ब्रांड है। पूरी दुनिया में ये ब्रांड आपके जाने जाते हैं और उनके सामान आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। छोटा सा देश है उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की बात करेंगे जो एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप को आपका द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समांतर के साथ साथ जो 38वीं अक्षांश रेखा है उसके साथ साथ विभाजित किया गया था। कब भाई? दूसरे विश्व युद्ध के अंत में। 1950 से 1953 के दौरान कोरियाई युद्ध शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया, यानी कि दोनों आपस में लड़ने लगे। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में इस तरह से दुश्मनी है जैसे वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। तो अब ये फिलहाल जो है दोनों जो है उत्तरी कोरिया भी और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं ये। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा और 1960 से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। तो दक्षिण कोरिया को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया वर्ष 1996 में ओईसीडी का सदस्य बना। ओईसीडी एक संगठन है और उसका ये मेंबर बन गया कब? 1996 में। इस देश की आबादी की बात करें तो 15 मिलियन है, लगभग 15 मिलियन के आसपास 2019 में इसकी आबादी थी, जिसके आधार पर वह दुनिया का 24वां सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया का 24वें नंबर पर इसका आता है आबादी में, जबकि भारत पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है तथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर की अगर बात करें तो सियोल ही है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया की आधी से अधिक आबादी का कोई विशेष धर्म नहीं, यानी कि यहाँ के लोग धर्म नहीं मानते। धर्म में कोई ज्यादा विश्वास इन लोगों का नहीं है। थोड़े बहुत लोग जो हैं, आधे लोग, लगभग मान लो कि आधे जो लोग हैं या आधे से जो कम लोग हैं वे बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनमें कुछ संख्या ईसाई धर्म की है, मुस्लिम जो है मुस्लिम भी है, और सबसे अधिक संख्या में बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जापान में, चाइना में, कोरिया में, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में, तो इन देशों में जो है बौद्धों की संख्या ठीक ठाक है, बौद्धों की संख्या पहले नंबर पे है। इसके बाद आप बात करें म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, ठीक है, तो इनमें भी बौद्धों की संख्या बड़ी मात्रा में है, मानने वाले लोग हैं। तो दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वोन है। कौन सी है? वोन। इस देश का झंडा लाल, सफेद, नीला और काले रंग का है। इस देश के पड़ोसी देशों में बात करें तो चीन है, जापान है, उत्तरी कोरिया है। उत्तर में कोरिया है और अगर बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में चीन है और पूर्व में इसके जापान है। दक्षिण कोरिया वर्तमान में एक विकसित देश है। सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति के आधार पर यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखो आबादी में बहुत कम है, आबादी में 24वें नंबर पर, क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, लेकिन एक विकसित देश है। भारत भी विकासशील देश है लेकिन ये विकसित देश है और इसकी अर्थव्यवस्था जो है 13वें नंबर पर आती है। यह देश टेक्नोलॉजी के स्तर पर काफी विकसित है। इस देश में संचार क्षेत्र से संबंधित सामग्री का निर्माण प्रचुरता में, यानी कि आपने देखा ना जितने भी सेमीकंडक्टर, यानी कि जो जिसको हम आपका क्या कहते हैं, चिप कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर है पूरी दुनिया को यही सप्लाई करता है। ताइवान, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, ये दो देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर यानी कि चिप सप्लाई करते हैं। तो ये था भाई हमारा चैप्टर जिसको हमने देखा। तो दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था क्या? ठीक है, चलिए भाई, तो हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका भाई। इसमें हमने जो है ये भी जो है दक्षिण कोरिया देखा, जापान देखा, इजराइल देखा, भारत के बारे में बात की, जो है चीन के बारे में बात की और रूस के बारे में भी बात की। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में जो प्रमुख देश हैं उन सभी के बारे में हमने इसमें बात की है। कंप्लीट टॉपिक मैंने इसका आपको कंप्लीट करा दिया है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, लंबी क्लास होगी भैया, अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि संघर्ष और सहयोग के बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर जो आपका तीसरा जो चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया का, उसके बारे में हम बात करेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में, इसमें एशिया के ही देश पढ़ने हैं, एशिया के ही संगठन पढ़ने हैं। इसमें जो है प्रमुख चुनौतियां और संघर्ष देखेंगे, इसका क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क और या दक्षेस के बारे में बात करेंगे।
तो अगली क्लास में हम जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को करूंगा यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैं आपको देखो, यहां से आपका लगभग जो है डेली एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग जो है आपका 5 से 6 फरवरी तक आपका कंप्लीट इसमें पॉलिटी का पोर्शन में 15 के 15 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूंगा अगले 15 दिनों में आसानी से, ठीक है। तो और याद रखना कि जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं ये पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट करा रहा हूं मैं, कुछ भी इसमें छोड़ के नहीं चल रहा। तो एग्जाम में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो यहीं से क्वेश्चन आना है आपका। तो इनको जो है एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार आपको सही लगे इतनी बार देखो, ठीक है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इसमें नोट करने हैं, तो उन सन वगैरह को, ठीक है भाई, कुछ आपके संगठन है जैसे उनकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है, या उसके कौन कौन से अंग थे, या कुछ व्यक्तियों के नाम, तो ये एक पेज पे नोट कर लिया करो ताकि जो है आपके याद आसानी से हो जाए और एग्जाम में आप इनके बारे में लिख सको। चलिए जी, यहीं पे करेंगे क्लास को समाप्त। नमस्कार।